नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं भारतीय भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर। जी, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो सभी तरह की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए। पहला सवाल, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन मतलब 3 देशों से मिलती है? बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसके विकल्प हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम। और इसका सही उत्तर है सिक्किम। बिल्कुल सही। सिक्किम की जो भौगोलिक स्थिति है वो अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है। ये इसे 3 अलग-अलग देशों के साथ अपनी सीमा साझा करने की अनुमति देती है, जो सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब आते हैं अगले सवाल पर। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? इसके विकल्प है 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 0 डिग्री या 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर। और सही जवाब है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। जी, इस अक्षांश को हम कर्क रेखा के रूप में भी जानते हैं। ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और देश को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में बांटती है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? इसके विकल्प थोड़े मिलते जुलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 23 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है और इसका सही उत्तर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। एकदम सही। ये देशांतर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है, जिसे गुहार मोती भी कहते हैं, और ये भारत की पश्चिमी सीमा को परिभाषित करता है। ठीक है, अगला सवाल है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? आपके विकल्प हैं मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। और सही जवाब है मालवा का पठार। जी, मालवा का पठार इन 2 प्रमुख और प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र बनाता है। ये अपने उपजाऊ काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, जो ज्वालामुखी लावा से बनी है। अच्छा, अब एक राजधानी से जुड़ा सवाल, सिलवासा किसकी राजधानी है? विकल्प है दमन एवं दीव की, दादरा एवं नगर हवेली की, लक्षद्वीप की या अरुणाचल प्रदेश की। इसका सही उत्तर है दादरा एवं नगर हवेली की। हाँ, हालांकि यहाँ एक अपडेट जानना जरूरी है। 2020 में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर दिया गया है। अब इनकी संयुक्त राजधानी दमन है, लेकिन दिए गए स्रोत के अनुसार उत्तर दादरा एवं नगर हवेली ही होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? और राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है गुजरात। जी, अपनी कई खाड़ियों और इनलेट्स मतलब जो घुमावदार तट है, उसके कारण गुजरात की तटरेखा भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबी है, लगभग 1600 किलोमीटर। अरे वाह। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? विकल्प है तराई, दून, खादर या भावर। सही उत्तर है भावर। बिल्कुल। भावर एक तरह की संकरी पट्टी है जहां नदियां पहाड़ों से उतरने के बाद अपने साथ लाए हुए कंकड़ और पत्थर जमा करती हैं। यहाँ छोटी नदियां अक्सर इन पत्थरों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं। अच्छा, अब एक थोड़ा मुश्किल सवाल, कोरी निवेशिका ठीक है जिस पर स्थित है वो क्या है? इसके विकल्प है कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ का लिटिल रन या कच्छ का रन। इसका सही उत्तर है कच्छ का लिटिल रन। जी, कोरी क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा के पास एक ज्वारीय मुहाना है। ये एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र भी है। अगला सवाल फिर से कर्क रेखा से जुड़ा है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? राज्य हैं गुजरात, झारखंड, असम और मिजोरम। और आपके लिए जो विकल्प समूह है वो है 1 2 3 4, 1 3 4, 1 2 4 या 1 2। इसका सही विकल्प है 1 2 4। और प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है? विकल्प है 6, 7, 8 या 9। सही उत्तर है
9। जी। उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट क्या है? विकल्प हैं पर्वत, पठार, पठारों की ढलान या पहाड़ियां। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और इसका सही उत्तर है पठारों की ढलान। बिल्कुल। पश्चिमी घाट वास्तव में दक्कन के पठार का एक भ्रष्टित कगार है, जो एक पर्वत श्रृंखला जैसा दिखता है। ये टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बने पारंपरिक पर्वत नहीं है। बहुत बढ़िया। अब इतिहास से जुड़ा भूगोल का सवाल। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? साल है 1950 में, 1953 में, 1956 में या 1961 में? इसका सही उत्तर है 1956 में। हाँ, वैसे तो आंध्र राज्य 1953 में ही बन गया था, पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर विधिवत गठित किया गया था। अगला प्रश्न, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप में? नदियां हैं गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और सही जवाब है कावेरी। जी। शिव समुद्रम कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित एक द्वीप और एक बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात भी है। यहीं पर एशिया के पहले जल विद्युत गृहों में से एक की स्थापना हुई थी। अच्छा, अब अगला सवाल, भारतीय मानक समय का याम्योत्तर कहां से नहीं गुजरती है? विकल्प है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से या उत्तर प्रदेश से। सही उत्तर है महाराष्ट्र से। बिल्कुल। भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है, वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं। ठीक है, एक आसान सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? विकल्प गोवा, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़। और इसका सही उत्तर है गोवा। जी। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। उससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था। अगला प्रश्न, मणिपुर का अधिकांश धरातल है मैदानी, पठारी, दलदली या पर्वतीय? इसका सही उत्तर है पर्वतीय। पर्वतीय। अच्छा, तो इसके बारे में और कुछ बताइए। जी देखिए, मणिपुर जो है वो असल में पूर्वांचल पहाड़ियों का एक हिस्सा है और ये पहाड़ियां हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही पूर्वी विस्तार हैं। मतलब ये हिमालय का ही एक भाग हुआ। हाँ, एक तरह से। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि यहीं पर पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लोकटक झील है। लोकटक झील, हाँ मैंने सुना है इसके बारे में। इसी पर वो तैरता हुआ नेशनल पार्क है ना? बिल्कुल सही। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील पर है। कमाल है। और मणिपुर का राजकीय पशु संगाई हिरन, वो भी सिर्फ इसी पार्क में पाया जाता है। अच्छा, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार या कोंकण? इसका सही जवाब है कोरोमंडल। कोरोमंडल तट। इसकी क्या खासियत है? कोरोमंडल तट की सबसे खास बात है कि यहाँ उत्तर पूर्वी मानसून से, मतलब सर्दियों के महीनों में वर्षा होती है। अच्छा, हाँ। तो जब बाकी भारत में सूखा होता है तब यहाँ बारिश होती है। जी। यह तट कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक फैला हुआ है और चेन्नई, एन्नौर जैसे कई प्रमुख बंदरगाह भी यहीं है। और जो बाकी विकल्प थे, जैसे उत्तरी सरकार तट, वो आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच है। मालाबार तट केरला में और कोंकण तट महाराष्ट्र, गोवा में है। समझ गया। अगला स्थिति और आकार पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। इसका कारण क्या है? अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, क्षेत्रीय आकार या उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु? इसका मुख्य कारण है अक्षांशीय विस्तार। लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कर्क रेखा तो भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। कर्क रेखा देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। पर असल में होता क्या है ना? हिमालय। जी, हिमालय पर्वतमाला मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं को रोक लेती है। अच्छा, एक दीवार की तरह। हाँ, और इसी वजह से कर्क रेखा के उत्तर में होने के बावजूद पूरे देश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का ही प्रभाव रहता है। बहुत दिलचस्प। अब एक आसान सवाल। भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है।
छठा सबसे बड़ा देश है, सातवां सबसे बड़ा देश है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका जवाब है सातवां सबसे बड़ा देश है। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। जी, हमसे बड़े 6 देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। सही कहा, जो दुनिया के कुल भूभाग का करीब 2.4% है। लेकिन जनसंख्या में अब हम पहले स्थान पर हैं। अगला अब कुछ समुद्री मार्गों और सीमाओं पर बात करते हैं। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को या अंग्रेजों को? इसका श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। वास्को डी गामा 1498। जी, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ही केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। इस खोज ने तो दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। सही कहा, इसने मसालों के व्यापार पर अरबों के एकाधिकार को खत्म कर दिया और भारत में यूरोपीय शक्तियों के आने का रास्ता खोल दिया। और पुर्तगाली भारत आने वाले पहले और जाने वाले आखिरी यूरोपियन थे। बिल्कुल, 1961 में गोवा मुक्त हुआ। अगला सवाल, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोंकण तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान या गुजरात मैदान? हाँ, जैसा हमने अभी बात की, इसका उत्तर भी कोरोमंडल तटीय मैदान ही है। सही है। तो पूर्वी तटीय मैदान को 2 हिस्सों में बांटा गया है। बिल्कुल, उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट। और एक और बात, ये मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में ज्यादा चौड़ा है और शायद ज्यादा उपजाऊ भी, क्योंकि यहाँ बड़ी नदियां डेल्टा बनाती हैं। एकदम सही। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी के डेल्टा की वजह से ये क्षेत्र चावल की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय या भारतीय सर्वेक्षण? ये काम भारतीय सर्वेक्षण यानी सर्वे ऑफ इंडिया विभाग करता है। सर्वे ऑफ इंडिया? जी, ये भारत की राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी है और आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। 1767? ये तो बहुत पुराना विभाग हुआ। हाँ, ये भारत सरकार के सबसे पुराने इंजीनियरिंग विभागों में से एक है। इसका मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है। सवाल है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हाँ, ये तो सीधा सा जवाब है, क्योंकि पूरा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है। बिल्कुल, भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। भारत पूरी तरह से उत्तर में है और प्रधान मध्याह्न रेखा के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में। जी, तो भारत की सही स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध है और झारखंड भारत का राज्य है, तो वो भी उत्तरी गोलार्ध में ही हुआ। ठीक है। अब 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से, अंडमान को निकोबार से या इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से? 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। तो ये 8 डिग्री चैनल का मतलब 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है? जी हाँ, ये चैनल मिनिकॉय द्वीप, जो लक्षद्वीप का ही हिस्सा है और मालदीव देश के बीच एक तरह की समुद्री सीमा बनाता है। और अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? वो है 10 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के बाकी द्वीपों से अलग करता है। अच्छा, और भारत को श्रीलंका से? वो पाक जलडमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अब कुछ द्वीपों की बात हो जाए। जी, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या बैरन द्वीप? इसका सही उत्तर है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप? जी, ये कहाँ पर है? यह अंडमान सागर में है और ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय मतलब इसमें अभी भी विस्फोट होते हैं? जी हाँ, पहला दर्ज किया गया विस्फोट 1787 में हुआ था और हाल के वर्षों में भी इसमें गतिविधियां देखी गई हैं। वाह! और कोई ज्वालामुखी द्वीप है भारत में? एक और है, नारकुंडम, पर उसे एक सुप्त ज्वालामुखी माना जाता है। ठीक है। सवाल, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? 0, 1, 2 या 3? इसका उत्तर है 1। सिर्फ 1? लेकिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी भी तो हैं। हाँ, पर वो दोनों ही हिंद महासागर के हिस्से हैं। भारतीय मुख्य भूभाग के दक्षिण में सिर्फ और सिर्फ हिंद महासागर ही स्थित है। अच्छा,
और ये दुनिया का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। ये तो गर्व की बात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? अंडमान, निकोबार, मिनिकॉय या लक्षद्वीप? भारत का प्रवाल द्वीप समूह है लक्षद्वीप। प्रवाल द्वीप समूह, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि ये द्वीप कोरल से बने हैं। लक्षद्वीप एटोल से बना है जो कोरल पॉलिप्स नाम के छोटे समुद्री जीवों के कंकालों से बनते हैं। अच्छा, तो ये अंडमान और निकोबार से बिल्कुल अलग हैं? जी बिल्कुल। अंडमान और निकोबार तो ज्वालामुखी मूल के हैं। वो समुद्र के नीचे की पर्वत श्रृंखलाओं के उभरे हुए हिस्से हैं, जबकि लक्षद्वीप कोरल की वजह से बना है। इसीलिए वहां का पानी इतना साफ और नीला होता है। सही पकड़ा। अगला प्रश्न, चलिए अब राज्यों पर आते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात या अरुणाचल प्रदेश और गुजरात? सही युग्म है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। हाँ, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे पश्चिमी गुजरात में। जी, अरुणाचल प्रदेश में किबिथू सबसे पूर्वी बिंदु है और गुजरात के कच्छ जिले में गुहार मोती सबसे पश्चिमी। और इन दोनों के बीच समय का भी काफी अंतर है ना? हाँ, लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, जिसकी वजह से स्थानीय समय में करीब 2 घंटे का फर्क आ जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है कर्नाटक तट, मालाबार, कोंकण या कोरोमंडल। इसे कोंकण के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट? जी, पश्चिमी तटीय मैदान को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तरी भाग जो महाराष्ट्र और गोवा में है उसे कोंकण तट कहते हैं। और बाकी के 2 भाग? मध्य भाग कर्नाटक में है जिसे कन्नड़ा मैदान या कनारा तट कहते हैं, और सबसे दक्षिणी भाग केरल में है जिसे मालाबार तट कहते हैं। समझ गया, कोंकण, कनारा और मालाबार। जी है। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? मालदीव्स, बांग्लादेश, श्रीलंका या म्यांमार? ये हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच है। हाँ, इसकी बात हमने अभी की थी। जी। पाक स्ट्रेट भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच है और मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और पश्चिमी श्रीलंका के बीच। और इन दोनों के बीच में ही राम सेतु है। बिल्कुल। एडम्स ब्रिज, जिसे राम सेतु कहते हैं, वो मन्नार की खाड़ी को पाक स्ट्रेट से अलग करता है। आज हमने भारतीय भूगोल के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके पीछे के तथ्यों को समझा। हाँ, और ये सभी तथ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो भारत की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। अब श्रोताओं के लिए एक सवाल जिसका जवाब वे हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आज हमने भारतीय भूगोल के इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत जल्द एक नए विषय के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।